नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 9 मई 2023 और आज एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए हमें सभी प्रश्नों को लेकर आगे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है। सरस्वती सेन का संबंध जो है ये कथक नृत्य से है। कथक नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका उत्तर भारत का नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर भारत का नृत्य है कथक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको जानकारी रखना है कि कहाँ का कौन सा नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, सतरिया असम, ओडिसी ओडिशा और कथक नॉर्थ इंडिया। तो ये आपका जो है शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सरस्वती सेन का जो है, ये सरस्वती सेन जो है ये बेसिकली लेडीज है, सरस्वती सेन है ना। तो ये जो है आपका जो बिरजू महाराज हैं उनके शिष्या भी रही है, यानी बिरजू महाराज सरस्वती सेन के जो है गुरु हैं। और बिरजू महाराज को तो सभी जानते हैं, कथक के महान मतलब नर्तक हैं और ये आपका लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 3 शॉर्ट चीज़ बताया है कि अगर कथक नृत्य का जो कैरेक्टर है अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है अगर घराना उनका पूछ रहा है तो लखनऊ घराना बताओ। कोई भी कैरेक्टर अगर तबला बजाता है याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो बनारस घराना बताओ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अधिकांश कैरेक्टर जो है आपका किराना घराना से ही संबंधित होता है, ऐसा आज तक मैंने रीड किया है। इसके अलावा भी है कई बातें हैं, है ना। इसके अलावा जो सुजाता महापात्रा है इस फॉर्म में, गुरु केलुचरण महापात्रा है, ये सब आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी से और भी है, सोनल मान सिंह है, संजुक्ता पनिगिरी है, इंद्रानी रहमान है। इंद्रानी रहमान का नाम भी रखेंगे याद, है ना। इंद्रानी रहमान पूछा गया है, ये भी आपका ओडिसी से संबंधित है और ये भारतीय मूल के साथ इनकी नागरिकता जो है विदेशों से भी प्राप्त है। इसके अलावा झावेरी बहनें, ये भी आपका मणिपुरी से है और रेड्डी फैमिली कुचिपुड़ी से है। रेड्डी फैमिली में कई आ जाएंगे, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। झावेरी बहनें में भी कई आ जाएंगे, दर्शना, नैना, सुवर्णा। और जो भी आपका सिंह टाइटल होता है जनरली आपका मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित होता है। अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आप इसे तुक्का मार सकते हो। इसके अलावा जो आपका महाराज सरनेम होता है वो ज़्यादातर कथक से ही संबंधित होता है, जैसे बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, है ना। गुदई महाराज तो तबला से हैं, इस प्रकार से, है ना। तो महाराज वाला जो हो गया कथक से आप रिलेट कर सकते हो अगर एग्जाम में याद नहीं है और 2 में से एक को सिलेक्ट करना है तो। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपसे पूछा गया था। प्रैक्टिस सेट के दौरान मैंने इसका पूरा इतिहास निकाल के रख दिया था। देखिए, आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे भाई का आज एग्जाम है, उसे एग्जाम दिलाने ले जाना है, इसीलिए आज ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट आप इस वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं और जो है सो मैं मौखिक रूप से ही बता रहा हूँ। तो आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरे शिफ्ट में जो वीडियो लाऊंगा उसमें सारा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही मिलेगा, डोंट वरी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था और स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। लेकिन वर्तमान में इसका नाम मोदी गवर्नमेंट ने बदल के रख दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। यही और रामगंगा नेशनल पार्क है जहां से आपका अलकनंदा और भागीरथी जब फॉर्मेट करता है गंगा का देव प्रयाग में। कहाँ पे मिलती है गंगा, कहाँ से कहलाती है, देव प्रयाग में। इससे पहले कौन 2 नदियों का ये धारा आता है यहाँ पे, तो अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी की जो संयुक्त जलधारा एक जगह मिल जाती है और जगह का नाम है देव प्रयाग। यहाँ से आपका गंगा बन जाता है उत्तराखंड में। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उत्तर की तरफ से रामगंगा नदी आके मिलती है जो गंगा की प्रथम सहायक नदी भी बनती है। और ये रामगंगा नदी इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या यूं कहे तो वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है। इस प्रकार गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा ही होती है ना। तो ये भी आपको कई बार सीजीएल वगैरह की एग्जाम में देखा गया है कि उत्तर के तरफ से गंगा में आके मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा। क्योंकि गंगा नदी से आपको उत्तर की तरफ से कौन सा मिलता है, दक्षिण की तरफ से कौन सा मिलता है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो रामगंगा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, इस प्रकार के आपके सरयू हो जाएंगे, घग्गर हो जाएंगे, गोमती हो जाएंगे, है ना। ये सब जो है उत्तर की तरफ से आके मिलते हैं। महानंदा हो जाएंगे जो इंडिया में लास्ट है, ये भी उत्तर की तरफ से ही मिलते हैं। दक्षिण की तरफ से जो है आपका कर्मनासा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा,
इसके अलावा अजय नदी हो जाएगा। ये सब आपके दक्षिण के किनारे से आके जो है गंगा में समाती है ना। तो ये सब कुछ बातें जरूर ध्यान रखेंगे। गंगा की जैसे ही फॉर्मेशन होती है वैसे ही फिर विभाजन हो जाती है इंडिया के ही अंदर। जैसे ये कोलकाता में पहुंचता है तो जो एक धारा बन गया था फिर से दो धारा में बट जाती है। एक धारा को हम कह देते हैं हुगली और एक धारा जो है बांग्लादेश में चला जाता है जिसे पद्मा कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गंगा जैसे दो नदियों की जलधारा से मिलकर बनी होती है, अंत में दो जलधारा में फिर से बट जाती है। जो ऐसे आ जाती है ये आपका हुगली हो जाता है, ऐसे मुड़ता है, और जो ऐसे सीधे चली जाती है ये पद्मा हो जाता है, जो बांग्लादेश में जाके अंततः कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये थे गंगा नदी ने मतलब तंत्र। मैंने 2 मिनट में यहाँ पे सारे सहायक नदी वगैरह को समझाने का कोशिश किया है। साथ ही साथ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी होती है। सोन नदी के कई बार में ये पूछा गया है कि गंगा में कहाँ पर आके मिलती है, तो आप बताएंगे आरा और पटना के बीच में एक कोइलवर नामक स्थान है, वहाँ से थोड़ा ही पहले ये जो है गंगा में समाती है, दक्षिण की तरफ से आके मिलती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन को नेशनल जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा जो है राष्ट्रीय नदी है, और ये सबसे लंबी नदी भी है इंडिया के अंदर। 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसके अलावा गंगा के बारे में और भी क्या है, चलिए अब जो याद आएगा बाद में बता देंगे। इतना काफी है गंगा नदी तंत्र से। अभी तो नदी तंत्र से क्वेश्चन हालांकि इसमें देखने को नहीं मिला है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है मोस्ट पॉपुलेटेड आपका स्टेट पूछा था। एक लड़का बोल रहे हैं कि 2011 में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री पूछा था, जिसमें जापान, चाइना, इंडिया भी था ऑप्शन में। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री पूछा गया है तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और ये आज से नहीं, आज से 100 साल के बाद भी जनगणना होगी तो यही आंकड़ा रहने वाला है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये तो पूछने की बात ही नहीं है। अगर दूसरी लड़का की बात करें जो बोल रहे हैं कि जापान था ऑप्शन में, चाइना था ऑप्शन में, इंडिया था ऑप्शन में, और एक अदर कंट्री था ऑप्शन में, और पूछा था कि अकॉर्डिंग टू मतलब 2011 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, तो इस मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है चाइना हो जाएगा। हालांकि अब जो जनगणना की रिजल्ट आएगी उसमें हम जो है आगे निकल गए हैं। यहाँ तक कि अनुमान लगाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि हमारा जो पॉपुलेशन है 1.42 है ना, अरब के करीब पहुंच गया है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम पॉपुलेटेड जो स्टेट है आपका इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है, सिक्किम है। सिक्किम के बारे में मैंने 3 चीज बताया है। सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन, सबसे कम ओवरऑल पॉपुलेशन, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन। ये तीनों में सिक्किम ही अपना वर्चस्व रखा है। इसके अलावा सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर है। एक बच्चे आज कॉमेंट किए थे कि सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन गोवा के अंदर है ना सर, तो मैंने आपको बता दूं सर कि मैंने आपको बताया भी है कि गोवा के अंदर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। और मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था कि गोवा में मान लीजिए 100 आदमी रहते हैं टोटल, तो इसमें से जो है 20 आदमी मान लीजिए तत्काल 20 आदमी जो है आपका शहर में रहता है, तो 20% हो गया। अब महाराष्ट्र में जो है 100 महाराष्ट्र में जो है 1000 आदमी रहते हैं, 1000 आदमी रहते हैं, यहाँ पे 20% हो गया। यहाँ पे 1000 आदमी रहते हैं और इसका मान लीजिए कि 100 आदमी रहते हैं आपका कहाँ पे, शहर में, तो ये 10% ना हुआ। तो परसेंटेज के हिसाब से गोवा ज्यादा है अर्बन पॉपुलेशन में, और ओवरऑल अर्बन पॉपुलेशन में महाराष्ट्र ज्यादा है। चीजों को तोड़ तोड़ के समझिए नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाती है। समान नागरिक संहिता जो अधिनियम है ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल 44 में है, और हमेशा फंक्शनल कहाँ रहता है, तो गोवा के अंदर रहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 मैंने आपसे कहा है मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व, इन दोनों के आर्टिकल ही आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी यूं कहे तो 1 से लेकर है ना 51 तक के आर्टिकल को आपसे अच्छे से रीड करना है ना। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 गोहत्या पे निषेध है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का जो है विभाजन है या पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है जो आपके संविधान संशोधन 42वां 1976 स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, लेकिन जब जोड़े गए थे तो 10 है। ये संविधान के भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के ए में वर्णित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे है ना। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन किस स्टेट से बिलोंग करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो लवलीना बोरगोहेन जो है ये आपका महिला मुक्केबाजी से संबंधित है। और अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो, कि दिल्ली में जो संपन्न हुआ है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, यहाँ पे इंडिया को जो है महिलाओं ने 4 गोल्ड दिलाया है। बड़ी अच्छी बात हो जाती है और गर्व की बात हो जाती है जब गोल्ड आता है हमारे देश में।
है ना। और जब अपना खुद ही मेजबानी हो और जीते तो और मजा डबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 4 गोल्ड जीता था। इन चारों गोल्ड जीतने वाली महिलाओं का नाम, इनके स्टेट, ये सब आपको जरूर याद होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर करंट फॉर्म में नहीं बनेगा तो मतलब स्टैटिक्स फॉर्म में जरूर बना के आपसे पूछा जाएगा। और यही हुआ है, यहाँ पे करंट से नहीं पूछा है, इसके बारे में जो है इनका एड्रेस पूछ लिया है। देखिए लवलीना बोरगोहन जो है ये भारतीय महिला मुक्केबाजी है, इनका पेशा पूछा है। हाल में ही संपन्न विश्व मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2023 में जो है इन्होंने गोल्ड जीती है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 भारत के दिल्ली में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे 4 गोल्ड जो है इसमें से एक स्वीटी बुरा ने जीता है, नीतू घनघास ने जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने जीता है और निखत जरीन ने जीता है। निखत जरीन के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है और कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। और ऑब्वियसली ये इन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो बॉक्सिंग से ही बिलोंग करती होगी। इसके अलावा आपसे एक कैरेक्टर का और पूछा जाता है कि ये किस खेल से है, अदिति अशोक, तो ये बताना गोल्फ से संबंधित है, क्योंकि गोल्फ के खिलाड़ी इंडिया में बहुत कम है और गिने चुने हैं। फार्मूला 1 रेस का जो है नारायण कार्तिकेयन, गोल्फ का, ये सब जो गिने चुने खिलाड़ी है, भवानी देवी तलवारबाजी, तो इन लोगों को अवश्य ध्यान रखें क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा लवलीना जो है ये भारतीय राज्य असम से बिलोंग करती है, तो बता ही दिया। हिमा दास का आपने नाम सुना होगा, ये भी असम से ही बिलोंग करती है। मीराबाई चानू जो है आपके मणिपुर से बिलोंग करती है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंग्रेजी में एक प्रश्न आया था, फिट एज अ फिडल ईडियम, है ना। तो फिट एज अ फिडल का मतलब होता है काम करने की स्थिति में होना, पूर्णतः स्वस्थ होना, स्ट्रांगली होना, वेल माइंडेड होना, है ना। तो ये आपका इस प्रकार के जो भी ऑप्शन मिलता जुलता होगा, क्योंकि एक जैसा मैं बोल रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं भी रह सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में आपको लैंग्वेज घुमा के आपको परखना होता है कि इसका क्या मीनिंग करीब करीब आ रहा है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा करीब होता है वो आपको आंसर मारना होता है। तो टोटली हेल्दी आता है इसका ओरिजिनली, इससे मिलता जुलता जो भी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनलेस का जो है एक ईडियम आया था कि भाई किस ईडियम का जो है, देखिए एक सेंटेंस दिया था, इसमें जो है खाली जगह पे अनलेस लिखा था। अब इस खाली जगह पे आपको ईडियम फिट करना था, तो जिस ईडियम का अनलेस जो है आपका मीनिंग आता होगा वो आपको यहाँ पे फिट करना था। जैसे वर्ड में ले ले तो अब्सोल्यूट जो होता है उसका भी मीनिंग अनलेस ही टाइप से हो जाता है। जैसे जो पुरातन हो गया है, जो प्रचलन से बाहर हो गया, उसे अब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे आजकल एयर कंडीशन के जगह पे पंखा की क्या औकात है, तो पंखा अब्सोल्यूट लगता है एयर कंडीशन के जगह पे। तो ऐसे कुछ शब्द थे जो आपको फिट करने थे, ये आपको देखने को मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र, मैंने कल ही बताया था, काला जवान है मेरा, कल बताया था कल महाराष्ट्र से पूछा जाएगा, और आज महाराष्ट्र का जो है लावनी नृत्य पूछा गया। मैं आपसे बताया था कि ना कल महाराष्ट्र से पूछा जाएगा, तो ये आज लावनी पूछा गया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जो अन्य है लावनी, तमाशा, फुगड़ी, कोली, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, रंगोली, बर्ली पेंटिंग, ये सभी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। काला घोड़ा महोत्सव लेटेस्ट वाला त्योहार है ना, काला घोड़ा महोत्सव, ये भी आपका महाराष्ट्र से ही संबंधित है। महाराष्ट्र में और जो जगह है, महाबलेश्वर है, एलिफेंटा है, अजंता है, जंजीरा का किला है जो अभी अभी सीजीएल में पूछ दिया गया था, एकदम छोटकू सा किला है, अलीबाग के पास है। महाराष्ट्र में पनवेल एक जगह है, उससे थोड़ी सी दूर पर अलीबाग है, वहीं पे जंजीरा का किला है, और ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र के अंदर जो है क्या बोलता है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ये सब आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कोशिका भित्ति जो सेल वाल है, ये आपका जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बड़ा यही रीजन है कि पादप कोशिका में आपका सेल वाल पाया जाता है, पादप कोशिका में आपको क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये तो डिफ्रेंशिएट करने की बात हो गई। यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति का बेसिक कार्य क्या है ये पूछ दिया है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो जंतु कोशिका होती है इसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी राइबोसोम, है ना, लाइसोसोम, तो इन सबको जो है अपने आकृति, अपने जगह जो है स्थिर रखने के लिए कौन सा चीज उपयोग होता है, तो कोशिका द्रव्य जो होता है ये सबको अपने जगह से हिलने नहीं देता है, नहीं तो ये तो सब जगह सब मिल जाएगा तो सब दही बना देगा। इसीलिए इसमें एक द्रव रहता है जो अपने अपने जगह पे, मान लीजिए कि इसमें एक हलवा रख दिया और इसमें जो है आप कैंडल घोप रहे हो, जैसे बर्थडे मनाते हैं, तो अपने अपने जगह से हिलता नहीं है, ये द्रव रहता है। तो उसी प्रकार से ये जंतु कोशिका के अंदर काम करता है। तो कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका के अंदर काम करता है कि उसको आकार प्रदान करता है, एक शेप में रखने का जो है काम करता है। तो ये आपका इस प्रकार से जो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है, ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, है ना। प्रोकैरियोटिक और
प्रोकैरियोटिक कोशिका भी होता है। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंस अंतर है, लेकिन मैंने आपको याद रखने के लिए देहाती लैंग्वेज में बताया है कि जो भाई प्रोकैरियोटिक है ये हमेशा गरीबी में जीता है, इसके पास हमेशा कमी ही रहता है अधिकांश चीज का, और यूकैरियोटिक के पास भरा हुआ रहता है। इतने ही बात अगर आपको ध्यान है तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना लेंगे, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपसे पूछा गया है। 14 से लेकर 18 मौलिक अधिकार के जो भी आर्टिकल है आपको ध्यान रखना है। 14 से लेकर 18 जो है समानता का है, 17 में जो है अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत है, ये इसी के बीच में आ जाएगा। 19 प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 सजा आदि के मामले में छूट है, 21 निजता का अधिकार, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, 22 भी सजा आदि से मामले में छूट से थोड़ा सा रियायत देता है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 जो है मतलब जबरदस्ती काम कराना या फिर बंधुआ मध्य युद्ध के जैसे ट्रीट करना या फिर मानव तस्करी पे रोक लगाना या बलात् श्रम कह सकते हैं इसे, इस पे निजात दिलाने के लिए आपका आर्टिकल 23 है। 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कल कारखाने में काम पे नहीं रखा जाएगा। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 28 और 29 जो है अल्पसंख्यक हित है। और आर्टिकल जो 32 है संविधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। और ये आर्टिकल 32 को आप और भी याद रखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं इसी से। इसके अलावा आर्टिकल 32 के तहत ही कोई भी आम आदमी मौलिक अधिकार के हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने सब बता दिया जो यहाँ पे लिखा है, यही चीज सब मैंने अभी बताया है। इसके अलावा एक प्रश्न देखने को मिला कि शीश महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया है। देखिए शीश महल का निर्माण, शीश महल जो है कई जगह पे है, जैसे जयपुर में है, उस समय लाहौर में बनाए गए शीश महल कई शासक ने बनवाए, है ना। तो जो मुगल में बनवाए ये इनका नाम आता है शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था आपका क्या शीश महल। ये कब बनाया थे 1631 में। अगर आपको कोई शाहजहां का कार्यकाल पूछे कि भाई कब गद्दी पे बैठा तो बताइएगा 1627, क्योंकि 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर जिंदा रहा। ठीक है, तो ये रहे। इसके बाद शाहजहां आए, इसके बाद औरंगजेब वगैरह आए, और जहांगीर से पहले जो है अकबर आए, अकबर से पहले हुमायूं आए, हुमायूं से पहले बाबर आए, और बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत के पहले मोहम्मद गोरी का आतंक था। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो सब चीज को खंगाल डालेंगे और बहुत सारे चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो 1605 से 1627 तक जहांगीर मतलब किसका जहांगीर का रहा, और जहांगीर जब टपका तो शाहजहां आ गए, है ना। तो शाहजहां का 1627 इसी बीच में 1631 में शीश महल का निर्माण करवाया। वैसे भी शाहजहां के शासन काल को मुगल काल के स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य मतलब बड़े बड़े नक्काशी बिल्डिंग वगैरह जो मतलब धरोहर टाइप के चीज है, ये उन्होंने बहुत बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो है इंटरेस्ट लिए थे। इसके अलावा जो अकबर के शासन काल है उसमें जो है मुगल काल के ओवरऑल स्वर्ण काल कहे गए, क्योंकि उसमें जो है न ज्यादा किसी से मतलब झगड़ा न किसी से लड़ाई, मतलब होता था लेकिन कम, मतलब इन लोग इतने नहीं थे कि भाई अकबर के काल में जो है ओवरऑल स्वर्ण युग कह सकते हैं। और जहांगीर के स्वर्ण काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहते हैं। मुगल काल की बात बता रहा हूं, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो शीश महल जयपुर के अंदर है ये जयसिंह ने बनवाया था। देखिए कल आपको उदयपुर पूछा गया था और जयपुर पूछा गया था कि निर्माण किसने करवाया। तो उदयपुर का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था और जयपुर का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। जयपुर में हवाई महल भी है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि हवाई महल में कितने खिड़कियां हैं, ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पूछने को कुछ भी आ सकता है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों। जो भी प्रश्न छूट गया मैं सेकेंड शिफ्ट वाले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 9 मई 2023 और आज आपका MTS का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देता हूँ जो आने वाले शिफ्ट में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम IGNOAPS, है ना, IGNOAPS में 60 से 79 वर्ष वालों को कितनी पेंशन मिलती थी। देखिए ये क्वेश्चन को मैं हार्ड ही कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन में जो 60 से 79 वाले वर्ग के लोग होते थे उसको 200 रुपया पर मंथ दिया जाता था। और जैसे ही आदमी 79 से ऊपर तक अगर जीवित रह गया तो उसे फिर 500 रुपया पेंशन बढ़ा के कर दिया जाता था। जो पहले के लोग आज भी हैं इस पेंशन के लाभ ले रहे हैं।
इस पेंशन के लाभ लेने के लिए क्राइटेरिया क्या रखी गई थी कि लाभार्थी का उम्र 60 वर्ष होना चाहिए और बीपीएल लिस्ट में नॉमिनेट होना चाहिए, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया जो मैंने कल ही बताया था, इल्तुतमिश को रिलेट करके मैंने बताया था कि भैया इल्तुतमिश जो है टका और जीतल ये दो आपके सिक्के चलाए थे, जिसमें टका जो है आपका चांदी यानी अर्जेंटम का चलाया था और जीतल जो है ये आपका तांबा कॉपर का चलाया था। तो और मैंने ये भी बताया था कि ये टांका जो है ये बांग्लादेश का आज भी मुद्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश का मुद्रा पूछा गया, पता नहीं सुनते ही रहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश का मुद्रा पूछा गया। आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है वो म्यांमार का जो है मुद्रा जरूर ध्यान रखें, क्या तो होता है म्यांमार का, और म्यांमार की राजधानी भी पूछ देता है तो नेपीताह आप आंसर देंगे, नेपीताह। कहीं कहीं एसएससी से नेपीता भी लिख देता है, तो ये भी समझ लीजिए इसी प्रकार के प्रोनाउंसिएशन है, नेपीता है इसका राजधानी। और आपका क्यात जो है म्यांमार का मुद्रा है। म्यांमार का पहला नाम बर्मा था, ये आप सभी जानते हैं। भूटान की मुद्रा नुट्रागलम है ना। भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है, एसएससी को बहुत प्रिय है ये बात, तो बता दीजिएगा कि भूटान के अंदर जोंगखा भाषा बोला जाता है, जोंगखा, ठीक है। इसी प्रकार से नेपाल के अंदर तो नहीं पूछेगा क्योंकि नेपाली ही बोला जाता है। आपसे श्रीलंका के अंदर क्या बोला जाता है ये पूछा जाता है, तो बताइएगा सिंहली, ठीक है। तो ये दोनों जरूर ध्यान रखें, भूटान में जोंगखा भाषा और श्रीलंका में सिंहली भाषा। दोस्तों मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं जो बताऊं आपको एग्जाम में हेल्प करे, ठीक है। एनालिसिस तो एक ये जरिया है ना। इसके अलावा नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, ये बता दिए। इसके अलावा चलते हैं आगे। अच्छा, सल्तनत काल में टका और जीतल नामक सिक्का चलाए थे इल्तुतमिश, ये बात तो मैं लिखित रूप से यहीं से स्टार्ट करा था इस प्रश्न को। अभी देखिए मैंने कल ही मुद्रा योजना की बात करा था, मुद्रा योजना से क्वेश्चन आई है कि डायरेक्ट मुद्रा योजना जो पहले दिन पढ़ा होगा वो भी इसको बना देगा कि मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब है। भाई साहब ये लोन मुहैया कराने का काम करता है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ये किसके माध्यम से लोन मुहैया कराते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर नन वित्तीय कंपनी जो होता है उनके माध्यम से, ठीक है। तो ये लोन मुहैया कराते हैं, मैक्सिमम लोन की लिमिट 10 लाख रुपया है। तो इसमें जो एम का फुल फॉर्म होता है मुद्रा, इस प्रकार से लिखा गया है मुद्रा। तो इसमें जो एम का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है आपका, किसका, मुद्रा का। एम के बाद यू भी आएगा, मुद्रा, ठीक है। मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मैक्सिमम लोन की सीमा कितनी होती है, तो कहेंगे 10 लाख रुपया। अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है लोन मुद्रा योजना में, तो आपको बताना है 3 टाइप का लोन देता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना भी एक है जो एक्सीडेंट वगैरह पे 2 लाख रुपए की रकम जो है प्रदान की जाती है उनके परिजनों को, क्योंकि मरने वाले तो ऊपर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 की रकम प्रधानमंत्री मुहैया कराते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त जो है 4-4 महीने के गैप पर किसानों के खाता में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा देखिए मैं सब दिन बता रहा हूँ, फीफा आपके लिए पुराना हो सकता है लेकिन एग्जाम के लिए पुराना नहीं हुआ है। और ये भी किसी कोने में मेरा बात सुन रहा था। और आज फीफा का जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है आपसे पूछा गया है, तो फीफा 2022 जो है ये आपका कतर के अंदर हुआ है। और जो मेरे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं पास्ट कुछ भी दिनों से, वो इन सब क्वेश्चन को, जो अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन बताया है, इसमें अगर इंदिरा गांधी पेंशन वाला छोड़ दे तो सारे क्वेश्चन को धुआं उड़ाया होगा, ठीक है। तो ये कतर में हुआ था, विजेता आपका अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था, है ना। यहाँ तक मैंने ये बताया कि भाई आगामी फीफा को भी आपको ध्यान रखना है, जो 2026 में मेन वाली आगामी फीफा होगा ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगी। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 इसी साल होने वाला है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर कंबाइंड रूप से होगी। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, ये पुरुषों का अंडर 20 वर्ल्ड कप है, जो 20 वर्ष से कम उम्र के लोग ही भाग लेंगे इस फीफा में। ये पहले होने वाला था इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन किसी कारणवश अब ये इंडोनेशिया में न होकर अर्जेंटीना में होगी। तो आने वाले शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के वेन्यू में बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। इसके अलावा जो फीफा की स्थापना है ये स्टैटिक्स फॉर्म के लिए ज़रूर याद रखें, 1904 ईस्वी होता है, 1984 क्यों लिखा गया भाई, 1904 कर लीजिएगा इसे। और इसकी मुख्यालय ज्यूरिख के अंदर है।
आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी मेन वाली ओलंपिक जो होगा ये पेरिस में होगा। पिछला ओलंपिक 2020-2021 में कंडक्ट कराया गया था टोक्यो जापान के अंदर, जहां भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे, जो 1 गोल्ड 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज था। इसके अलावा आगामी कॉमनवेल्थ गेम 2026 ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। पिछला कॉमनवेल्थ गेम आपका जो है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था, जहां पर भारत ने 61 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 22 गोल्ड 16 रजत और 23 जो है ब्रॉन्ज जीता था, और इतना 61 पदक प्राप्त करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत की मेजबानी में आईपीएल के समाप्ति के कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे महिला T20 महिला वर्ल्ड कप आगाज साल 2024 में जो है ये बांग्लादेश में होगा। 2023 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। 2022 में ये न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट या समझाने वगैरह की तरीके, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, क्योंकि लाइक शेयर आप ही मेरा मीडिया हो। मैं ज़्यादा जानता नहीं यूट्यूब के बारे में, जैसा मैं पढ़ाता हूँ हूबहू, कोई कॉपी कोई एडिट कोई पेस्ट मुझ कुछ नहीं आता, है ना, ऐसे ही पोस्ट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट का चोटी कौन सा नहीं है? देखिए, मैंने आपको बता के रखा है वेस्टर्न रीजन इज ए इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया। एंड कोई भी एग्जाम में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, एक तो नदी से पूछा जाता है, दूसरा चोटी से पूछा जाता है, और तीसरा जलवायु क्षेत्र से पूछा जाता है कि भाई किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, फला से फला क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। गुनगुन ये क्या कर रही हो, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अनायमुदी, दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत, ये सभी आपके पश्चिमी घाट से संबंधित है। एक अन्यथा कोई और ऑप्शन होगा जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए, पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर मैंने बता रखा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जो है ये कृष्णा है, कावेरी, तुंगभद्रा, हेमावती, मूसी नदी जिसके किनारे आपका हैदराबाद शहर है, हेमावती हो जाएगा, काबिनी हो जाएगा, ये सब जो है आपका पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में से है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो आपका जो है ऐसा नहीं पूछा गया था कि हाँ, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा, ये पूछा गया था। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपका कृष्णा नदी, जो कहाँ पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन मैंने कल आपको इस क्वेश्चन को भी फोड़ के बताया हूँ, ताकि आप CGL वगैरह की भी तैयारी करते हैं ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि भाई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिनसुलर इंडिया है, इनको जो है सबसे बड़ी नदी माना जाता है ना। तो आपका जो है मतलब जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है ये गोदावरी पहला, दूसरा कृष्णा, तीसरा महानदी, लेकिन ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो आपका अरब सागर में गिरने वाले अरेबियन सी में जो गिरती है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो आपका आंसर नर्मदा देना है, नर्मदा। ठीक है, ध्यान रखिए, कल बताया था, फोड़ के बताया था भाई, फोड़ के ही सीखना चाहिए, ताकि एक बार फोड़ के सीख लो तो हमेशा जो है ज़्यादा मशक्कत न करना पड़े। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश को टच नहीं करता? कल ही अच्छे से समझाया हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो है कौन से स्टेट टच करता है, कौन से स्टेट तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश और नेपाल दोनों समझाया था। ठीक है, तो बांग्लादेश से जो लगता है ये असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ये पश्चिम बंगाल भी है इनके साथ, है ना। पश्चिम बंगाल तो मेन है, वहीं से तो क्रॉस करता है, ये आगे बढ़ता है ना। तो पश्चिम बंगाल भी है, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये तो छू जाता है बांग्लादेश को। ठीक है, लेकिन आपका सिक्किम ऑप्शन में दिया गया था, और सिक्किम जो है आप देखोगे, आप सिक्किम यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है सिक्किम, तो ये तो यहीं तक आता है, तो ये नहीं छू पाता है। ठीक है, तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश को टच नहीं करता है। ठीक है, एक सेकेंड। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगने वाली भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है। चाइना, भूटान और नेपाल से लगने वाली भारतीय राज्य सिक्किम है। तो इन दोनों को भी जरूर ध्यान रखें कि पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, और आपका जो है सिक्किम का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा
भारत में, हाँ, ये पाक जल डमरू मध्य को भी नहीं भूलिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच जलीय सीमा बनाता है, मन्नार की खाड़ी भी बनाता है, एडम की ब्रिज भी बनाता है, राम सेतु भी बनाता है। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ डूरंड लाइन, भारत पाकिस्तान के साथ सर रेड क्लिफ रेखा, ये सब आपको जरूर ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने प्रकार की सड़क प्रणाली है? देखिए, इसमें मुझे ऑप्शन नहीं पता है, ऑप्शन नहीं पता है। अगर ऑप्शन पता होता तो मैं एग्जैक्ट जो है, क्योंकि लैंग्वेज जो है चेंजेस हो जाता है, मतलब तो अगर एग्जाम में क्या लैंग्वेज आया था इस पे डिपेंड करेगा इसका आंसर। बहरहाल मैं यहाँ पे 4 आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की रोड होती है, जैसा कि मैं पढ़ा हूँ। एक तो आपका नेशनल हाईवे होता है, एक स्टेट हाईवे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली होती है, और एक आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड होता है। तो 4 प्रकार का होता है। वैसे कहेंगे तो जो जम्मू कश्मीर वाले इलाका, जो भी आपका BCF क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, इन लोगों का जो इलाका होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे रोड बनाए रहते हैं उनका कॉन्वॉय गुजरने के लिए, वाहनों का जो दल होता है वो सब गुजरने के लिए, तो वो भी इस रोड परिचालन में आ जाता है। लेकिन ये पब्लिक को अलाउ नहीं होता है, तो इस हिसाब से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रोड पूछा गया है जिसपे पब्लिक अलाउ है तो सिर्फ 4 ही होगा। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या था, ठीक है, फिर हम इसे अच्छे से जवाब दे पाएंगे। और लैंग्वेज अगर याद हो तो बताना भैया, है ना। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे वगैरह को देख रेख करता है, वो संस्था का नाम क्या है? नहाई है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो है, निम्नलिखित में से किसको सर्वप्रथम संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था? कल ही डिस्क्राइब किया था कि भाई जो है संगीत के क्षेत्र में 6 पर्सन को भारत रत्न दिया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आया है ना। तो M सुब्बालक्ष्मी आपके ऑप्शन में थे, और सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं तो यही आंसर होगा। ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी, और मैंने बताया इसको कब दिया भाई, 1998 में दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपको 1999 में किसे भारत रत्न मिला? पंडित रविशंकर साहब को मिला। 2000 में किसी भी पर्सन को भारत रत्न नहीं मिला। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी साहब को मिला, और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिला। तो इस प्रकार से 6 कैरेक्टर हैं जो म्यूजिक के क्षेत्र में इंडिया का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत रत्न बता दिया मैंने। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? S राधाकृष्णन साहब, जो हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे, और लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। फिर बाद में हामिद अंसारी साहब भी इनके जो है बराबरी किए, वो भी 2 बार जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट रहा इंडिया में। इसके अलावा देश में जो पुरस्कारों का क्रम है, सबसे बड़ा आपका भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर आपका पद्म श्री है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी, है ना। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी, प्रथम नहीं कहिएगा यहाँ पे, खाली विदेशी नागरिक कहिएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। इसमें से खान अब्दुल गफ्फार खान को आई थिंक फर्स्ट मिला है, एकदम फर्स्ट मिला है, इसको नेल्सन मंडेला से पहले मिला है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, मैंने पहले स्तूप आपको पढ़ा रखा है प्रैक्टिस सेट में, तो इसी प्रकार से इसे भी जो भी धार्मिक क्रियाकलाप से मिलता जुलता शब्द होगा, ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक इस प्रकार का रहता है गोल तंबू, इसके ऊपर ऐसा बना रहता है, मेरा थोड़ा ड्राइंग कमजोर है, इसे जो है चैत्य मंडप कहा जाता है। जो ये बेसिकली क्या होता है, गोलाकार स्तूप होता है, जो इनके पवित्र स्थल है, जहाँ पे ये पूजा अर्चना वगैरह करने का काम करते हैं, यही है चैत्य। अलग अलग जगह पे इसकी डिफिनेशन अलग अलग है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इबादत से, जो भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ शब्द होगा इनके साथ, और इनकी बनावट के बारे में बात अगर किया होगा तो गोलाकार टाइप का होता है, जिसके ऊपर एक ऐसा तंबू नमा स्तूप बना रहता है। स्तूप को पहले ही समझा चुका हूँ, तो ये आपका चैत्य का अंदर मतलब अर्थ हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में, और मृत्यु जो है कुशीनगर जो है उस समय का मल्लों का जनपद की राजधानी कुशीनगर भी था, तो वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और जो मृत्यु हुआ था उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक और जातक दोनों है। त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्य पिटक, और बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है ये आपका जातक में है। प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, जो पाली भाषा में दिया था, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो आपका महावीर ने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे इनका नाम अलार कलाम है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे आज फिर पूछा गया है, कल भी पूछा गया था, पता नहीं क्यों पूछ रहा है।
उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है वाइस प्रेसिडेंट की, तो 35 वर्ष है। मैंने आपको बताया है कि दो ऐसे की पोस्ट है जिसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष रखा गया है, जैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। इसके अलावा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए, लोकसभा में एंट्री के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा में एंट्री यानी सदस्यता ग्रहण करने के लिए 30 वर्ष चाहिए, ग्राम पंचायत में एंट्री के लिए 21 वर्ष चाहिए, लड़कियों की शादी की उम्र हेतु अब कानूनन 21 वर्ष चाहिए इंडिया में, मतदान की उम्र 18 वर्ष चाहिए। मतदान उम्र यानी जो भी एग्जाम दे रहे हैं सभी मतदान कर सकते हैं, अच्छे से चुनना भैया, है ना। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। गुनगुन क्या, अगला जो हमारा प्रश्न है ये बड़ा बदमाश है, मेरी बेटी है। ये अगला जो है, लोकसभा में सदस्यों को एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं अपने मन से रखा हूँ। आज न्यूनतम उम्र सीमा से 2 प्रश्न पूछे गए, एक तो आपका वाइस प्रेसिडेंट का पूछा गया और एक आपका जो है लोकसभा में यानी निम्न सदन जो असेंबली है उसमें आपकी एंट्री की न्यूनतम उम्र पूछे गए। तो ये 25 वर्ष है, व्याख्या मैंने ऊपर कर ही दिया है। सीधे सीधे आगे चलते हैं। एक पॉइंट और है लोकसभा के बारे में कि जो धन विधेयक है ये लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक से संबंधित जो आर्टिकल है ये 110 है। आज इस शिफ्ट में बहुत सारे टॉपिक को स्किप किया गया है, जैसे जनगणना से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। बहुत ही ओल्ड पुस्तक है और बहुत ही फेमस पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। इस फॉर्म में आपको जो आने वाले शिफ्ट में पुस्तक देखने को मिलेगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। तो ये पुस्तक जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है। वहाँ पे आपके अमेरिका, जापान, ब्रिटेन इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो जुलाई 2022 में आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है ये आपका अमेरिका के ओरेगन में हुआ है। तो ये अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कॉमनवेल्थ गेम भी उसी समय हुआ है, तो आने वाले शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और एक प्रश्न आपका आया है कि बिहार में नवरात्रि के अवसर पे की जाने वाली लोक नृत्य में 9 दिनों तक 3 लड़कियों के द्वारा जो डांस किया गया उन 3 लड़कियों का नाम क्या है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा असंभव है मेरे लिए। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था और आंसर क्या लगाए हैं। अब वो 3 लड़की लोक नृत्य में डांस कर रहा है तो इनका नाम कैसे याद रखूँगा। कितने आदमी तो जानते भी नहीं होंगे, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि वो 3 लड़की कौन था। मैंने आज ही क्वेश्चन कोई बताया तो मैं सुन के शौक हो गया और आपको मैं आंसर नहीं बता पा रहा हूँ फिलहाल। मैं बाद में बता सकता हूँ, कहीं से पता लगेगा या भी मैं कहीं खोजूंगा तो, लेकिन अभी इतना मैं नहीं किया हूँ तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जो नवरात्रि में किया जाता है ये झिझिया लोक नृत्य किया जाता है, झिझिया किया जाता है लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा। तो हो सकता है कि झिझिया पूछा हो कि इसमें कौन किए हैं, तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूरा क्या था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको जो फुटस, जो गर्भ होता है, जो गर्भ होता है माता के जो पेट में गर्भ होता है, जो बच्चे फुटस होते हैं उसके अध्ययन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपके पूछे गए हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और थर्ड शिफ्ट का वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है ना। अच्छा दोस्तों, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जो बच्चे वीडियो पोस्ट करते ही पीडीएफ करने लगते हैं, आपको मैं बता दूं पीडीएफ हर रात को 10 बजे और 11 बजे के बीच में आपको पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम है, टुडे एग्जाम। एग्जाम में कैपिटल ए रखिएगा, ई रखिएगा, है ना, और बाद बाकी सभी स्मॉल रखिएगा। इसके अलावा टी कैपिटल है टुडे एग्जाम में, जैसा चैनल का नाम है सेम हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 9 मई 2023 और एमटीएस का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 22 प्रश्नों को 100% ओरिजिनल वाला लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू छप जाते हैं और आप लोग फिर मैसेज करते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि आज की जो सेकेंड शिफ्ट रहा
और थर्ड शिफ्ट रहा। यहाँ से 3 टॉपिक को स्किप कर दिया गया है जहाँ से आज क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो ये भी हम चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा आज ट्रेवल में था इसीलिए लेट हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मौखिक रूप से मैं यहाँ पे आपको दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? आपके ऑप्शन में पंडित रविशंकर साहब थे और यही राइट आंसर था। अगर परसों के शाम वाला वीडियो जो मैंने अब जिस दिन एग्जाम नहीं था और आपको पोस्ट किए थे थर्ड शिफ्ट वाला, यानी 2 ही वीडियो पोस्ट किया करता था मैं, सवेरे और शाम को, तो शाम वाला वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है और इसमें मैंने ये भी बताया है कि पंडित रविशंकर को सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड मिला है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पंडित रविशंकर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था। पंडित रविशंकर को 99 ईस्वी में, है ना, भारत रत्न भी दिया गया, जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले सेकेंड भारतीय थे। इससे पहले जो है एस सुब्बालक्ष्मी जो है ये सबसे पहले संगीतज्ञ हुई जिन्होंने भारत रत्न जैसे अवार्ड को जो है प्राप्त की, और ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी रही और इन्हें जो है 1998 में भारत रत्न दिया गया था। देखिए, संगीत के क्षेत्र में जितने भी भारत रत्न दिए गए हैं सबका डिस्कशन हम कर दिए हैं। 1998 में एम सुब्बालक्ष्मी को, फिर पंडित रविशंकर साहब को 1999 में मिला था, फिर 2000 में किसी को नहीं मिला था, 2001 में लता दीदी को और आपका बिस्मिल्ला खां को मिला था। इसके अलावा 2008 ईस्वी में पंडित भीमसेन जोशी को और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को। तो 2 और 2 4 और 2 6 कैरेक्टर हैं जो आपके संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न जैसे पुरस्कार जीत चुकी है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया था, गुलाबों और सफेरा का संबंधित कौन सा नृत्य है ना, जो राजस्थान से संबंधित है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। कलबेलिया कोई नई बात नहीं है, ये हम आज को 2 सालों से आपको याद करवा रहा हूँ कलबेलिया, तो कलबेलिया यहाँ पे आज छपा था। इसके अलावा गणगौर, घूमर, पनिहारी भी एक होता है जो आपका राजस्थान में होता है। अग्नि नृत्य भी होता है राजस्थान के अंदर। डंडिया भी होता है राजस्थान के अंदर, और डांडिया जो है ये गुजरात के अंदर होता है, और डंडा नाच जो है ये हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के अंदर होता है। तो थोड़ी सी के फर्क के लिए जो है आपका स्टेट बदल जाता है, तो ध्यान रखेंगे। राजस्थान के अंदर जो है आपका सबसे बड़ा जो भारतीय मरुस्थल थार है ये भी है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्टेट है ये राजस्थान है। इसके अलावा राजस्थान, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर की स्थापना कल पूछा गया था, सवाई जयसिंह ने किया है। इसके अलावा राजा जयसिंह, माफ कीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान से और कुछ है, हाँ, माउंट आबू है जो जैन धर्म के जो है तीर्थ स्थल है माउंट आबू में, है ना। तो ये सभी बातों को आपको राजस्थान के रिगार्ड में याद रखना होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से पंडवानी से कौन सा एक कलाकार संबंधित है? ऑप्शन में आपका तीजन बाई दिया गया था, तो तीजन बाई राइट आंसर है। आपको मैं बताया हूँ तीजन बाई। इसके अलावा पंडवानी के अन्य कलाकार भी बताया हूँ, है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो मैंने बताया हूँ नाच कौन कौन सा है, तो राउत नाचा है, राउत नाचा, सुआ है, कर्मा है, झूमर भी हो जाएगा काफ़ी हद तक झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़। इसके अलावा छऊ भी हो जाएगा झारखंड के साथ साथ काफ़ी हद तक। तो ये सब जो है छत्तीसगढ़ में आपको नृत्य का स्वरूप देखने को मिल जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इसमें एक राज्य छत्तीसगढ़ भी आपका शामिल है। ठीक है, तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का, इससे संबंधित कैरेक्टर जो है तीजन बाई है। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा ये आपसे पूछा गया था, और आज ही मैंने बताया और कल भी बताया था, तो ये भारत में होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, क्वेश्चन पे अगर स्ट्रेस डालें तो इससे एक क्वेश्चन और निकल के आती है कि भारत को पूर्णतः मेजबानी कब मिला आईसीसी वर्ल्ड कप का, पूर्णतः मेजबानी। तो ये भारत को पहला मौका है कि 2023 में पूर्णतः मेजबानी मिला है, यानी सभी मैच भारत में ही होंगे। इससे पहले 2011 ईस्वी के अंदर भारत आईसीसी वर्ल्ड कप करा चुका है जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल थे, तो ये पूर्णतः मेजबानी नहीं था। इससे पहले बात करें राष्ट्रमंडल खेल, तो 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो चुका है। 1951 में शुरुआती एशियन गेम का शुरुआत दिल्ली से ही हुआ था, तो एक बार ये हुआ। फिर 1982 में भी एशियन गेम इंडिया के अंदर हुआ है। 2023 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में हुआ है। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। तो ये सब भारत में जो इम्पोर्टेंट खेल ऑर्गेनाइज किए गए ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपका गुजरात में हुआ था 2022 में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपका गोवा में 2023 में होना है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण एमपी में हुआ था और विजेता महाराष्ट्र रहा था। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। बताया ना दोस्तों, जो एक्स्ट्रा फैक्ट तो दूंगा जरूर, क्योंकि ये मेरी बीमारी है और यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया क्योंकि मैं ट्रेवल में था, तो मैं मौखिक रूप से दूंगा, आप यहीं से सुन लीजिए, काम आएगी, है ना। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप जो आगामी साल यानी 2024 में होगा, क्योंकि 23 वाला साउथ अफ्रीका में खत्म हो चुका और विजेता
रहा ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा था आपका साउथ अफ्रीका ही, है ना। तो 2024 में जो होगा ये बांग्लादेश में होगा T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन। इसके अलावा महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था और यहाँ भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहे थे। विजेता जो है T20 का भी ऑस्ट्रेलिया रहे 23 में, और 22 में जो मेन वाला ओलंपिक मतलब ICC वर्ल्ड कप होता है महिला का, इसके भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहे थे। एक पुस्तक पूछा गया था, एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये विख्यात पुस्तक है, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। सानिया मिर्जा को आप सभी जानते हैं, है ना, किनसे शादी किया है, ये भी आपके जवान पे ही होगा क्योंकि आप लोग भी पसंद करते होंगे, है ना। इसके अलावा रामपुरवा बैल स्तंभ के कहाँ रखा गया है। देखिए रामपुरवा बैल स्तंभ जो है ये आपका राष्ट्रपति भवन में रखे गए हैं। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में रखे गए हैं। और ये क्वेश्चन कोई नवीन नहीं है, जो बच्चे बिहार से हैं उनके लिए बता दूं, ये बिहार दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरे घर के कोई सदस्य जो है इन्हें अटेंड किए थे, इसीलिए मेरी बात हुई रास्ते में जब हम आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन कोई न्यू नहीं है, ये दरोगा में भी आया था रामपुरवा बैल। तो ये राष्ट्रपति में रखा गया है। आपके ऑप्शन में दिया गया था राष्ट्रपति भवन, राजपथ, इस प्रकार के ऑप्शन में दिए गए थे। इसके अलावा तराइन के प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, ये भी लल्लू सा क्वेश्चन है। तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय और आपका मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान साहब की विजय हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई उसी के अगले साल 1192 में होती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ही, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि देखिए आजकल जो नया ट्रेंड जुड़ा है आपके एग्जाम से, ये बौद्ध धर्म के स्तूप को लेकर जुड़ा है। और जो हटा है, ये हटा है आपका जनगणना। जनगणना से आज 2 शिफ्ट में कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। प्रथम शिफ्ट में तो मिला भी था, लेकिन सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं आए जनगणना से। तो ऐसा नहीं है कि कल जिनका एग्जाम है वो जनगणना को ध्यान नहीं रखेंगे, कतई ऐसा मत करना दोस्त, क्योंकि ये एग्जामिनर है, ये हमारे साथ आंख मिचोली का खेल खेलने का काम हमेशा से करते आया है, ठीक है। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में सारनाथ के पास धामेक स्तूप जो है वाराणसी वाला इलाका में स्थित है। धामेक स्तूप एक भरहूत स्तूप है, उसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा रंगराजन समिति का संबंध किससे है, देखिए रंगराजन समिति का संबंध जो है ये आपका गरीबी रेखा से है, कि भाई कौन आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा, कितनी इनकम है या फिर कितनी कैलोरी खपत है, उस हिसाब से मतलब फाइंड करने में ये समिति का भी गठन हुआ था। हालांकि तेंदुलकर समिति भी गरीबी से ही है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तेंदुलकर समिति ये भी आपका जो है गरीबी से ही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा राजा चलैया समिति भी पूछा जाता है, जो टैक्स से संबंधित है, राजा चलैया समिति। नरसिम्हा समिति भी पूछा जाता है, नरसिम्हन समिति, ये आपका बैंकिंग से संबंधित है, नरसिम्हन समिति। भगवती चरण समिति पूछा जाता है, आबिद हुसैन समिति पूछा जाता है, ये आपका सिडबी जो लघु विकास बैंक है जिसकी मुख्यालय लखनऊ में है, इससे संबंधित है। शिवरामन समिति पूछा जाता है, शिवरामन समिति आपका जो है नाबार्ड से संबंधित है। इसके अलावा आपका बलवंत मेहता समिति पूछा जाता है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। अशोक मेहता समिति पूछा जाता है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया था, माय हैंड माय पॉलिसी किस मंत्रालय ने चलाया था। देखिए किसान को विशेष लाभ प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से जो है माय हैंड माय पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो है, ये मतलब जो कृषि मंत्रालय है इनके द्वारा चलाया गया था। इस प्रकार के ऑप्शन में दिए गए थे, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण शहरी विकास मंत्रालय, इस प्रकार के आपके ऑप्शन में थे। तो जो एग्रीकल्चर वाला है, जिन्होंने भी टिक किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, लेकिन ऑप्शन में मोस्ले नहीं था। तो मुझे यहाँ पे चारों ऑप्शन अगर मिलता तो मैं बताता कि मोस्ले को कौन कौन मदद किए हैं इस काम में, तो उनका भी नाम आ सकता है। बहरहाल यहाँ पे मुझे ऑप्शन प्राप्त नहीं है, लेकिन मेंडेलीव ऑप्शन में दिया गया था, तो मेंडेलीव नहीं हो सकता, क्योंकि मेंडेलीव जो है ये पुराने आवर्त सारणी के खोज करता है, और मोस्ले जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी के खोज करता है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में 63 तत्व थे, मोस्ले के आवर्त सारणी में 118 तत्व है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त 9 वर्ग थे। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले के हैं इसमें 7 आवर्त 18 वर्ग हैं। मेंडेलीव के आवर्त सारणी जो है परमाणु भार या द्रव्यमान पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि गर्भपात कराने की जो अब पहले जो सीमा रखा गया था ये 20 सप्ताह रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा
बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अब इसे 24 हफ्ता, यहाँ पे सप्ताह लिख दीजिएगा, 24 सप्ताह जो है कर दिया गया है कि गर्भपात की जो उम्र है ये 24 सप्ताह के भीतर कराया जा सकता है। पहले जो है 20 सप्ताह कर दिया था। तो ये भी एक न्यू चैप्टर जुड़ा है यहाँ पे, जो स्वच्छता जागरूकता से संबंधित ये चैप्टर हो सकता है, जिसमें लोग को जागरूक करने वाली ये बात है ना। इसी प्रकार से जो आपका जो गर्भ निरोधक की विधि है, ये भी क्वेश्चन अब एग्जाम में छपेंगे। जो गर्भ निरोधक का जो भी फंक्शन है, जैसे कंडोम वगैरह हैं, इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, तो ये जो भी है ये भी अब एग्जाम में आने लगेंगे, है ना। कल से देखिएगा ये एग्जाम में आएगा, मेरा जैसा मन कह रहा है, क्योंकि स्वच्छता जो जागरूकता है हमें लोगों के बीच फैलाने की बहुत ज़रूरी है, खास करके इंडिया में। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, 82.5 डिग्री जो देशांतर है ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको याद होगा कि जो भारत के 5 राज्य है, यहाँ से होकर ये स्टैंडर्ड वाला मानक गुजरता है। ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन में आपका इन 5 में से मध्य प्रदेश दिया गया था, असम दिया गया था, कर्नाटक दिया गया था, तो ये सब तो होगा नहीं, तो आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, और मैंने बताया है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो जाता है, इसीलिए 82.5 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 330 मिनट आ जाएगा। 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा। इसीलिए भारत का टाइम जो है ये ग्रीनविच से, यानी ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है, इनसे जो है 5.5 घंटे आगे चलती है। ये आपको कैलकुलेशन फार्मूला बताया हूँ। साथ ही साथ यहीं पर अगर भारत 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, वेस्ट देशांतर रहता तो 5.5 घंटा पीछे चलता ग्रीनविच से, यानी ग्रीनविच से जो देश पूर्व में है उसका टाइम आगे चलता है, और जो पश्चिम में है उसका टाइम पीछे चलता है। 2 देशांतरों की बीच की दूरी अगर आपसे पूछे तो 111.7 किलोमीटर बता देना है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, विधान परिषद में विधानसभा की तुलना में कितने सदस्य अनिवार्य होते हैं। मान लीजिए कि बिहार जो है बाइकैमरल स्टेट है। इंडिया में अगर आपसे पूछे कि बाइकैमरल स्टेट कितना है तो 6 हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यही 6 वो स्टेट हैं जहाँ पे बाइकैमरल आपका असेंबली है, जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कि उस स्टेट के रिगार्ड में, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका 90 सीट विधानसभा में है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो विधान परिषद में कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1/3 यानी 30 होनी चाहिए। इसके अपवाद भी हैं इंडिया में, जो मैं किसी और दिन बात कर लूँगा। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्न के आपके सामने लाया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।